हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप सो यू ऑल आर वेल एंड गुड। और आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। वैसे भी ये टॉपिक जो आणविक विज्ञान का टॉपिक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टॉपिक है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन के अंदर जेनेटिक्स के ऊपर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर ढेरों ढेर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। मैंने पहले भी प्रीवियसली भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर एक इसी तरीके का एमसीक्यू बेस्ड वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी देखिए और अन्य वीडियोस को भी देखिए। मेरे चैनल के ऊपर आप थ्योरेटिकल वीडियोस भी देखिए और ऑब्जेक्टिव वीडियोस भी देखिए। आपको बहुत बहुत लाभ होने वाला है, क्योंकि थ्योरेटिकल वीडियोस के अंदर मैंने बहुत डीप स्टडीज़ करवाई है। और यदि आप उन वीडियोस को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आज के जो दोस्तों एमसीक्यूज़ हैं वो बेस्ड हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर, आणविक विज्ञान के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत चुन चुन कर मैंने क्वेश्चंस लिए हैं और निश्चित तौर के ऊपर आपको इन क्वेश्चन से लाभ होगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ट्रू अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल। चारगाफ रूल क्या कहता है? पहली बात तो ये चीज़ याद रखना, चारगाफ रूल ये कहता है a प्लस टी इज़ नॉट इक्वल टू जी प्लस सी, बट a प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी। और ये दोनों का जो सम है वो 50% होना चाहिए, और इन दोनों का जो सम है वो क्या होना चाहिए? 50% होना चाहिए। तो इनमें से ये जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, विच इज़ ट्रू अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल, चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग क्या सही है? a प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी, बिल्कुल सही है, सामने दे रखा है। a प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी। a इज इक्वल टू सी, नो, ऐसा कहीं हम चारगाफ रूल में नहीं पढ़ते हैं कि एडिनिन इज इक्वल टू साइटोसिन या ग्वानिन इज इक्वल टू थाइमिन, ग्वानिन इज इक्वल टू थाइमिन, ये हमने नहीं पढ़ा है कहीं पर भी। और a प्लस टी इज इक्वल अपॉन सी प्लस जी इज इक्वल टू 1, a प्लस टी अपॉन जी प्लस सी इज इक्वल टू 1 हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे जो सटीक है चारगाफ रूल के लिए कि a प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी, और इन दोनों का सम जो है वो क्या होना चाहिए? 50% होना चाहिए। क्लियर है? तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट होगा। सेकेंड है, डीएनए एलिमेंट विथ एबिलिटी टू चेंज इट्स पोजीशन इज, डीएनए एलिमेंट विथ एबिलिटी टू चेंज इट्स पोजीशन इज, डीएनए तत्व जिसमें अपने स्थल को परिवर्तित करने की क्षमता होती है। तो दोस्तों, जिसके अंदर अपने स्थल को चेंज करने की क्षमता होती है उसको अपने ट्रांसपोजोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपोजोन। सिस्ट्रोन नहीं, इंट्रोन नहीं, रेकोन नहीं, ट्रांसपोजोन। याद रखना, डीएनए एलिमेंट विथ एबिलिटी टू चेंज इट्स पोजीशन, डीएनए तत्व जिसमें अपने स्थल को परिवर्तित करने की, डीएनए तत्व जिसमें अपने स्थल को परिवर्तित करने की क्षमता होती है उसको अपने क्या कहते हैं? ट्रांसपोजोन कहते हैं, या दोस्तों जंपिंग जीन भी कहते हैं। और इसके बारे में बारबरा मैकक्लिंटॉक ने इसके बारे में बताया था। क्लियर है? इनको हम ट्रांसपोजोन्स कहते हैं। ठीक है, तो आंसर ट्रांसपोजोन होगा। इंट्रोन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए विच, इंट्रोन डीएनए का भाग है। क्या कहा मैंने? इंट्रोन जो है, इंट्रोन, राइट, वो क्या है भाई? इंट्रोन जो है वो किसका भाग है? इंट्रोन इज अ पार्ट ऑफ विच, इंट्रोन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। क्या इंट्रोन जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोड करता है? नहीं। इट हेल्प्स इन ज्वाइनिंग पीसेस ऑफ डीएनए, डीएनए लाइगेज ज्वाइन करता है, इंट्रोन का ज्वाइन करता है। डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो इंट्रोन जो होता है वो कभी भी कोड नहीं करता है प्रोटीन को। ये सही है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए कभी भी कोड नहीं करता है। इट डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन। आप जानते हो ना, एक एचएनआरएनए होता है, एचएनआरएनए, हेट्रोजीनियस आरएनए, उसके अंदर एक्सोन और इंट्रोन दोनों होते हैं, एक्सोन प्लस इंट्रोन दोनों होते हैं। तो एक्सोन तो जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोड करता है,
और इंट्रोन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोड नहीं करता है। इंट्रोन डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इंट्रोन कभी भी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोड नहीं करता है। तो इंट्रोन इज द पार्ट ऑफ डीएनए विच डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोड नहीं करता है। तो थर्ड का जो आंसर है वो कौन सा होगा दोस्तों? थर्ड होगा। इन डीएनए रेप्लिकेशन द लीडिंग स्ट्रैंड इज द वन विच रेप्लिकेट्स। लीडिंग स्ट्रैंड, आपने सुना होगा कि जब रेप्लिकेशन होता है तो रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है, और एक स्ट्रैंड जो होता है वो कंटिन्यूस बनता है ऐसे, और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो टुकड़ों के अंदर बनता है। तो जो कंटिन्यूस स्ट्रैंड होता है उसका डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, और ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम। टेम्पलेट स्ट्रैंड ये 3 प्राइम 5 प्राइम, और ये 3 प्राइम, और ये क्या होगा 5 प्राइम। और ये वाला जो है दोस्तों, इसको अपने क्या कह देते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड। इसको हम कह देते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और इसको जो टुकड़ों के अंदर बनता है उसको अपने क्या कह देते हैं? लेगिंग स्ट्रैंड कह देते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या है अपना, डीएनए पुनरावृत्ति में, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन में अग्रगामी सूत्र किस तरह पुनरावृत होता है? तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है, और ये कंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है इसका कंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है, और लेगिंग स्ट्रैंड का डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है। डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है, टुकड़ों में होता है ना, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं, राइट। तो अब वो क्या कह रहा है? इन डीएनए रेप्लिकेशन लीडिंग स्ट्रैंड इज द वन विच रेप्लिकेट्स इन। डीएनए पुनरावृत्ति में अग्रगामी सूत्र, अग्रगामी यानी कि लीडिंग सूत्र जो होता है वो किस तरह पुनरावृत होता है? तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन कंटिन्यूसली, यस, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में कंटिन्यूसली। 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन कंटिन्यूसली नहीं, 3 प्राइम टू 5 प्राइम तो होता ही नहीं है, सामने दिख रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन डिसकंटिन्यूसली नहीं। अग्रगामी यानी कि लीडिंग स्ट्रैंड होता है वो हमेशा कंटिन्यूसली सिंथेसिस होता है, डिसकंटिन्यूसली सिंथेसिस नहीं होता है। और वो कह रहा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन डिसकंटिन्यूसली, ये भी नहीं। तो हमेशा याद रखना, डीएनए पुनरावृत्ति में अग्रगामी सूत्र किस तरह पुनरावृत होता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, और वो भी कंटिन्यूसली। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, और वो भी कंटिन्यूसली। याद रखोगे। फोर्थ का आंसर फर्स्ट है। नेक्स्ट, हरगोबिंद खुराना वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर। हरगोबिंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डेसिफरिंग जेनेटिक कोड, यानी कि आनुवंशिक कोड का अर्थ निकालने के लिए, आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस के लिए, यानी कि कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के लिए, और डिस्कवरी ऑफ ट्रांसपोजोन्स, ट्रांसपोजोन्स की खोज के लिए। तो याद रखो, हरगोबिंद खुराना को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस के लिए, कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए दिया गया था। याद रखना, हरगोबिंद खुराना वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस। हरगोबिंद खुराना को जो नोबेल प्राइज दिया गया था वो कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए उनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। टीआरएनए हैज द फंक्शन ऑफ। टीआरएनए का क्या काम होता है? अनुलेखन, नो। एडेप्टर फॉर अटैचिंग अमीनो एसिड ओवर आरएनए टेम्पलेट। टीआरएनए वैसे भी एडेप्टर आरएनए है, और टीआरएनए जो होता है उसका काम क्या होता है? इट एक्चुअली टेक्स द अमीनो एसिड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। तो टीआरएनए को वैसे भी हम लोग क्या कहते हैं? एडेप्टर आरएनए कहते हैं, और इसका काम होता है अमीनो एसिड को प्रोटीन संश्लेषण के स्थल पर लेके जाना, यानी कि एमआरएनए टेम्पलेट पर अमीनो अम्ल के जुड़ने के लिए एडेप्टर का काम करता है कौन? टीआरएनए। तो बिल्कुल ठीक है, सेकंड वाला होना चाहिए। टीआरएनए के ऊपर जो है वो अमीनो एसिड आकर अटैच होते हैं। ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन टू एमआरएनए। टीआरएनए का काम है ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन टू एमआरएनए, या कैरी जेनेटिक कोड टू साइटोप्लाज्म, ये भी नहीं होगा। जो सबसे सटीक है वो है टीआरएनए हैज़ द फंक्शन ऑफ। टीआरएनए क्या है? इट एक्ट्स एज एडेप्टर फॉर अटैचिंग अमीनो एसिड ओवर एमआरएनए टेम्पलेट। एमआरएनए टेम्पलेट पर अमीनो अम्ल के जुड़ने के लिए एडेप्टर की तरह ये क्या करता है? काम करता है, अनुचलक की तरह काम करता है। तो सिक्स्थ का जो आंसर है वो कौन सा होगा? सेकंड। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ एमआरएनए डेट कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर कंप्लीट पॉलीन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। लेंथ ऑफ एमआरएनए
that carries information for complete polypeptide synthesis। मतलब mRNA का भाग जो पूरी पॉलीपेप्टाइड के संश्लेषण के लिए सूचना ले जाता है ना। तो याद रखो वो कह रहा है कि लेंथ ऑफ mRNA that carries information for complete polypeptide synthesis। मतलब mRNA का भाग जो पूरी पॉलीपेप्टाइड के संश्लेषण के लिए सूचना ले जाता है, तो हमेशा याद रखना उसको सिस्ट्रॉन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सिस्ट्रॉन कहते हैं। तो म्यूटोन नहीं होगा, राइट, कोडोन नहीं होगा, ओपेरॉन नहीं होगा, सिस्ट्रॉन होगा। ऑलवेज रिमेंबर सिस्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए कि ये जो है वो डीएनए का भाग है ना, और इससे वो एमआरएनए बन रहा है। तो एमआरएनए का भाग जो पूरी पॉलीपेप्टाइड के संश्लेषण के लिए सूचना ले जाएगा, इस भाग को अपने क्या कहेंगे? हम कहेंगे उसे डेट इज सिस्ट्रॉन कहेंगे। तो लेंथ ऑफ एमआरएनए डेट कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर कंप्लीट पॉलीन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस विल बी कॉल्ड एज सिस्ट्रॉन। याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाता है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं द नेक्स्ट वन, कोडोन एयूजी स्पेसिफाई। मतलब वो कहना चाह रहा है कि कोडोन एयूजी किसके लिए विशिष्ट होता है। तो हमेशा याद रखना एयूजी जो होता है वो स्टार्टिंग कोडोन होता है और ये मिथाइनिन को कोड करता है। एयूजी स्टार्टिंग कोडोन होता है और ये मिथाइनिन अमीनो एसिड को कोड करता है। मिथाइनिन कहाँ पर है देख लो, बहुत साफ है, बहुत कॉमन कोडोन है और ये मिथाइनिन अमीनो एसिड को कोड करता है। नेक्स्ट, विच वन कोड्स फॉर एन अमीनो एसिड। इनमें से अमीनो एसिड को कौन कोड करता है, राइट? एक अमीनो अम्ल के लिए कोड करता है। तो अमीनो अम्ल को कोड करने वाले कौन होते हैं? कोडोन्स होते हैं। जो अमीनो एसिड को कोड करे वो कोडोन्स कहलाते हैं। तो सिस्ट्रॉन तो नहीं होगा, एक्सोन नहीं होगा, इंट्रोन नहीं होगा। अमीनो एसिड को कौन कोड करता है? कोडोन्स। अमीनो एसिड आर कोडेड बाय, तो अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय कोडोन। तो इसका आंसर कौन सा होगा भाई? 9th का 4th होगा। जो अमीनो एसिड को कोड करते हैं, उसको अपने क्या कहते हैं? कोडोन कहते हैं। नेक्स्ट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं? पहले ये देख लो, ये डीएनए होता है। जब रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए के एक स्ट्रैंड के ऊपर तो लैगिंग स्ट्रैंड बनता है और दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर स्ट्रैंड्स बनते हैं और इन टुकड़ों को डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है ना, तो इन टुकड़ों को अपने क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। इन टुकड़ों को अपने क्या कहते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। तो वो पूछ रहा है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो हैं, ओकाजाकी खंड आरएनए प्राइमर्स होते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आरएनए प्राइमर्स होते हैं? नो, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर नॉट आरएनए प्राइमर्स। शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन लीडिंग स्ट्रैंड, अग्रगामी सूत्र के ऊपर तो होते ही नहीं है ये। शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट्स और लैगिंग स्ट्रैंड, हाँ ये वाला जो स्ट्रैंड है ये अभी जस्ट अपन ने बताया था, ये कौन सा होता है? लैगिंग स्ट्रैंड होता है। लैगिंग स्ट्रैंड का मतलब होता है दोस्तों पश्चगामी। तो पश्चगामी जो सूत्र पर छोटे डीएनए खंडों को, लैगिंग स्ट्रैंड पर स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स को ही हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। तो याद रखो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो हैं वो कहाँ पर होते हैं? ये शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर, पश्चगामी सूत्र पर छोटे डीएनए खंड होते हैं। तो ये हमेशा पश्चगामी के ऊपर होते हैं, यानी कि लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन लैगिंग स्ट्रैंड, पश्चगामी सूत्र के ऊपर छोटे डीएनए खंड होते हैं। क्लियर? रिप्रेसर बाइंड्स टू ऑपरेटर ऑफ लैक ओपेरॉन। आपको मैं बता दूं कि आपने कभी लैक ओपेरॉन पढ़ा हो तो ये जीन आई होती है ना, और फिर एक क्या होती है? प्रमोटर जीन होती है, एक ऑपरेटर जीन होती है और स्ट्रक्चरल जीन्स 3 होती है, Z, Y और A। तो ये जो आई जीन होती है इससे एक रिप्रेसर प्रोटीन बनता है। आई जीन से क्या बनता है? रिप्रेसर बनता है, रिप्रेसर प्रोटीन बनता है और ये रिप्रेसर प्रोटीन दोस्तों जाकर जुड़ जाता है ऑपरेटर से, और ऑपरेटर से जुड़ जाता है तो ये जो जीन Z, Y और A है ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाती है। ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स होती है ये क्या नहीं कर पाती है? ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाती है। तो दमनकारी जो रिप्रेसर होता है वो लैक ओपेरॉन के ऑपरेटर से जुड़ता है। ये देखो दमनकारी जो प्रोटीन है, दमनकारी प्रोटीन है वो किससे जाकर जुड़ रहा है दोस्तों? ऑपरेटर से। तो फिर ऑपरेटर से जुड़ेगा तो स्ट्रक्चरल जीन
अपना काम नहीं कर पाएगी, वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगी। तो रिप्रेसर बाइंड्स टू ऑपरेटर ऑफ लैक्टोज इज अनेबल टू रिमूव द रिप्रेसर, नो। लैक्टोज दमनक को हटाने में असमर्थ होता है, ये नहीं होगा। आरएनए पॉलीमरेज इज एक्टिवेटेड, इससे आरएनए पॉलीमरेज एक्टिवेटेड हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। गैलेक्टोज डज नॉट एक्ट ऑन लैक्टोज, गैलेक्टोज लैक्टोज पर क्रिया नहीं करेगा, ये भी नहीं होगा। याद रखना, रिप्रेसर जब ऑपरेटर से बाइंड कर जाता है तो स्ट्रक्चरल जीन जो ZYO-A है ना, वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाती है, दे फेल टू ट्रांसक्राइब। तो जो सबसे सटीक आंसर है वो ये है कि जब रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से जुड़ जाता है तो उसके कारण ZY और A जो होते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स, वो अनुलेखन की क्रिया नहीं कर पाती है, ट्रांसक्राइब नहीं कर पाती है, अनुलेखित नहीं हो पाती है। तो फोर्थ वाला जो आंसर है वो बिल्कुल सटीक रहेगा, ठीक है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एंजाइम कैटेलाइजिंग पेप्टाइड फॉर्मेशन इज, जो एंजाइम पेप्टाइड निर्माण को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम स्थित होता है। तो पहले तो पेप्टाइड निर्माण करने वाला एंजाइम भी तो मालूम होना चाहिए, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज पेप्टाइड निर्माण को, पेप्टाइड बॉन्ड निर्माण को प्रेरित करने वाला, उत्प्रेरित करने वाला जो एंजाइम होता है वो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज होता है। और एक बात दिमाग में सेट कर लो कि पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम जो होता है वो राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट के अंदर होता है, राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट के अंदर होता है, और वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर क्या करता है, भाग लेता है। तो राइबोसोम की छोटी उप-इकाई में होता है, नो। राइबोसोम की बड़ी उप-इकाई में होता है, राइबोसोम की बड़ी उप-इकाई में यस, लार्जर सब यूनिट में होता है। टीआरएनए के सेंट्रल पार्ट ऑफ टीआरएनए के केंद्रीय भाग में होता है, नो, नन ऑफ द अबव। याद रखना, पेप्टाइड निर्माण को, पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन को प्रेरित करने वाला जो एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज होता है वो राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट में स्थित होता है। तो इसीलिए हमने 12th का आंसर जो है वो सेकंड ऑप्ट किया है। नेक्स्ट, पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड के इन विट्रो संश्लेषण के लिए, याद रखना, पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड के इन विट्रो संश्लेषण के लिए मतलब किसी एक यूटेंसिल के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर इन विट्रो संश्लेषण के लिए किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। वापस से बोल रहा हूँ, पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के इन विट्रो संश्लेषण के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। Who was awarded Nobel Prize for in vitro synthesis of polyriboneucleotides? तो वो जो साइंटिस्ट था वो ओकोहा था, ओकोहा है ना, ओकोहा। Who was awarded Nobel Prize for in vitro synthesis of, याद रखना, in vitro synthesis of polyriboneucleotide, तो वो कौन सा था, ओकोहा था, ठीक है। नेक्स्ट, क्या सही है, व्हाट इज करेक्ट। एमआरएनए यूकेरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है, एमआरएनए यूकेरियोट्स के अंदर, एमआरएनए यूकेरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है, एमआरएनए यूकेरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है और प्रोकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रोनिक होता है। बिल्कुल गलत हो गया, राइट। एमआरएनए इज पॉलीसिस्ट्रोनिक इन बोथ यूकेरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, गलत। एमआरएनए इज मोनोसिस्ट्रोनिक इन बोथ यूकेरियोट एंड प्रोकैरियोट, ये भी गलत। एमआरएनए इज पॉलीसिस्ट्रोनिक इन प्रोकैरियोट, एमआरएनए प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है और यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रोनिक होता है, बिल्कुल सही है। सही क्या है, एमआरएनए हमेशा दोस्तों प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है और यूकैरियोट्स के अंदर मोनोसिस्ट्रोनिक होता है ना। जिसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की कैपेसिटी हो वह मोनोसिस्ट्रोनिक होता है, और जिसमें एक से ज़्यादा पेप्टाइड चेन बनाने की कैपेसिटी हो, प्रोटीन चेन बनाने की क्षमता हो, उसको पॉलीसिस्ट्रोनिक कहते हैं। याद रखना है, एमआरएनए पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है प्रोकैरियोट के अंदर और मोनोसिस्ट्रोनिक होता है यूकैरियोट के अंदर, ठीक है। तो एमआरएनए इज पॉलीसिस्ट्रोनिक इन प्रोकैरियोट एंड मोनोसिस्ट्रोनिक इन यूकैरियोट, क्लियर। नेक्स्ट, VNTR इज एम्प्लॉयड फॉर। VNTR क्या होता है, पहले तो VNTR का फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए, और VNTR का ज़्यादातर यूज़ कहाँ होता है, तो आपने DNA फिंगरप्रिंटिंग सुना होगा। DNA फिंगरप्रिंटिंग यदि आपने ध्यान से पढ़ा है तो DNA फिंगरप्रिंटिंग के अंदर दोस्तों VNTR का उपयोग होता है। VNTR बोले तो वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, वेरिएबल नंबर टेंडम
रिपीट, मतलब डीएनए के अंदर कुछ सीक्वेंसेस ऐसी होती है जो बार बार नंबर ऑफ टाइम्स क्या होती है, रिपीट होती है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। और वीएनटीआर ज़्यादातर जिसमें प्रयुक्त होता है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। तो क्या जीव द्रव्य संवर्धन के अंदर प्रोटोप्लाज्मिक कल्चर में इसका यूज़ होता है? डीएनए अंगुली छापन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, यस। रेगुलेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन, पादप वृद्धि हार्मोन्स के नियमन में, या इनहेंसिंग फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट, मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण में बढ़ोतरी में, नो। हमेशा याद रखो वीएनटीआर, जब भी आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा होगा तो उस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आपको जरूर देखने को मिला होगा कि वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स का प्रयोग होता है, उसी के ऊपर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेस्ड होती है। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए दैट कैन अंडरगो रिकॉम्बिनेशन इज, तो डीएनए का वह छोटा सा भाग, डीएनए का वह छोटा भाग जो पुनर्योजन करे। तो याद रखो रिकॉम्बिनेशन की जो इकाई होती है दोस्तों वो रेकॉन होती है, पुनर्संयोजन की जो इकाई होती है वो क्या कहलाती है, रेकॉन। तो डीएनए का वह छोटा सा भाग जो रिकॉम्बिनेशन कर सकता है, डीएनए का छोटा भाग जो पुनर्संयोजन कर सकता है, तो पुनर्संयोजन जो कर सकता है वो कौन होता है, रेकॉन होता है। रिकॉम्बिनेशन से क्या बना है, रेकॉन बना है। जो रिकॉम्बिनेशन करे वो रेकॉन, जो रिकॉम्बिनेशन करे वो रेकॉन। क्लियर है? नेक्स्ट, डीएनए एंड आरएनए डिफर्स बाय, डीएनए और आरएनए में क्या भिन्नता है? नाइट्रोजन बेसेस और शुगर की। हाँ, आपको मालूम होना चाहिए डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं दोस्तों वो ए, टी, जी और सी होते हैं। आरएनए के अंदर नाइट्रोजन बेसेस होते हैं ए, यू, जी और सी होते हैं। टी की जगह पे यूरेसिल होता है। और यदि हम डीएनए के अंदर शुगर की बात करें तो डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। और आरएनए के अंदर जो होती है वो कौन सी शुगर होती है, राइबोज शुगर होती है। आरएनए के अंदर कौन सी होती है, राइबोज शुगर। तो क्या डीएनए और आरएनए के अंदर नाइट्रोजन बेसिस और शुगर में फ़र्क होता है? हाँ होता है। दूसरों को भी देख लें, नाइट्रोजन बेसिस और फॉस्फेट ग्रुप में फ़र्क नहीं, फॉस्फेट ग्रुप्स में तो कभी फ़र्क नहीं होता है। नाइट्रोजन बेसिस में उसका फॉस्फेट ग्रुप में फ़र्क नहीं होता, फॉस्फेट ग्रुप एक जैसा है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन शुगर, नहीं, दोनों ही पेंटो शुगर से, दोनों ही पेंटो शुगर से, तो ये तो होगा नहीं। शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप्स, तो शुगर में तो चेंज हो सकता है, फॉस्फेट ग्रुप में चेंज नहीं हो सकता है, तो फोर्थ वाला भी नहीं होगा, है ना। तो सबसे बेस्ट आंसर कौन सा हो गया कि डीएनए और आरएनए डिफर्स बाय नाइट्रोजन बेसिस एज वेल एज शुगर्स। डीएनए एक्ट्स एज टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ, डीएनए से डीएनए भी बन सकता है दोस्तों, और डीएनए से क्या बन सकता है, आरएनए भी बन सकता है। डीएनए से डीएनए भी बन सकता है, और चाहो तो डीएनए से आरएनए भी बन सकता है। डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको अपने बोलते हैं रेप्लिकेशन, और डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको अपने बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बने तो ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से डीएनए बने तो क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन। तो डीएनए किसके संश्लेषण हेतु टेम्पलेट का कार्य करता है, तो आरएनए का भी और डीएनए का भी, तो दोनों हो जाएंगे फर्स्ट और सेकंड, बोथ फर्स्ट और सेकंड। क्लियर है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट, क्षार युग्मों युक्त डीएनए की लंबाई, है ना। अब वो पूछ रहा है क्षार युग्मों, लेंथ ऑफ डीएनए विद 23 बेस पेयर्स। वो क्वेश्चन है कि 23 क्षार युग्मों युक्त डीएनए की लंबाई क्या होगी, 23 क्षार युग्मों युक्त डीएनए की लंबाई क्या होगी। तो 23 की लंबाई कैसे निकालते हैं, तो देखो आपको मालूम होना चाहिए कि याद रखो, हमेशा याद रखो कि नॉर्मली क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या यूँ निकाल लेता हूँ मैं। ये डीएनए के अंदर नॉर्मली क्या होता है, ये डीएनए है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक हेलिकल टर्न की जो लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और उसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं। तो 2 बेस पेयर की लंबाई, ये जो 2 कॉरस्पॉन्डिंग बेस पेयर्स है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 2 कॉरस्पॉन्डिंग बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम, है ना। 3.4 एंगस्ट्रॉम, 2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। अब
23 क्षार युग्म युक्त डीएनए की लंबाई क्या होगी? 23 क्षार युग्म, है ना? तो 23 क्षार युग्म को कैसे निकालोगे? तो वेरी सिंपल, 3.4 एंगस्ट्रॉम इंटू कितना दे रखा है? 23 बेस पेयर या 23 बेस पेयर्स। तो जब आप इसको गुणा करोगे तो लगभग इंटू करके देख लेना, 78.2 के करीब आएगा, 78.2 एंगस्ट्रॉम के करीब आएगा। तो ये वाला आएगा। आप समझ पा रहे हैं? नॉर्मली जो डीएनए होता है, वॉटसन एंड क्रिक ने जो डिस्कवर किया था, उसके अंदर एक हेलिकल टर्न के अंदर 10 बेस पेयर्स होते हैं और एक हेलिकल टर्न की लेंथ जो होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो दो बेस पेयर्स के बीच की जो कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम है। अब 23 दे रखे हैं तो 3.4 इंटू 23 बेस पेयर्स तो कितना हो जाएगा? 78.2। इसलिए आंसर जो है वो अपना सेकेंड हम लोगों ने ऑप्ट किया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट मैच। UUA वैलीन को कोड करता है? नो, गलत है। UUA नेवर कोड फॉर वैलीन। AUG कोड फॉर सिस्टीन? नहीं, AUG तो मिथाइलिन को कोड करता है। AAA कोड फॉर लाइसिन? ऑफ कोर्स, आप अपने जेनेटिक कोड जहाँ पर बना हुआ है आपकी बुक्स में वहाँ पर देख लीजिए, AAA जेनेटिक कोड एक ऐसा कोड है जो लाइसिन को कोड करता है, करेक्ट है। CCC एलिनिन को कोड करता है? नो, इट नेवर कोड एलिनिन, है ना? तो एलिनिन को कोड नहीं करता है। हाँ, जो सही है वो A और A जो है वो लाइसिन को क्या करता है? कोड करता है। नेक्स्ट, CCA 3' एंड ऑफ tRNAs। देखिए, tRNA का क्लोवर लीफ मॉडल आप लोग पढ़ते हो तो क्लोवर लीफ मॉडल ऐसे पढ़ाते हैं हम लोग, है ना? ये उसका 5 प्राइम एंड है, ये उसका 3 प्राइम एंड है और 3 प्राइम एंड के ऊपर एक सीक्वेंस होती है CCA। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। क्यों? क्योंकि ये जो CCA सीक्वेंस वाला जो 3 प्राइम एंड है, यहाँ पर ही आकर अमीनो एसिड क्या होगा? जुड़ेगा। तो tRNA का CCA 3' सिरा क्या कहलाता है? एंटीकोडोन लूप? नो, एंटीकोडोन लूप तो ये वाला है। DHU लूप? नो, DHU लूप तो ये वाला है दोस्तों। T sin C लूप? ये वाला T sin C लूप है। लेकिन इसका जो 3 प्राइम एंड वाला है ये अमीनो अम्ल बंधन स्थल है, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है दोस्तों। यहाँ आके अमीनो एसिड क्या करता है? बाइंड करता है। तो क्लोवर लीफ मॉडल जब भी हम पढ़ाते हैं तो क्लियरली मेंशन करते हैं कि यहाँ पर आकर 3' एंड के ऊपर जहाँ पर CCA सीक्वेंस होती है वहाँ पर कौन आकर जुड़ता है? अमीनो एसिड जुड़ता है, इसीलिए उसको अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट कहते हैं। पोर्शन ऑफ जीन विच इज ट्रांसक्राइब बट नॉट ट्रांसलेटेड। जीन का वह भाग जो अनुलेखित तो होता है लेकिन अनुवादित नहीं होता है। जीन का भाग जो अनुलेखित तो हो परंतु अनुवादित ना हो। बहुत क्लोज क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा जीन का वह पोर्शन जो ट्रांसक्राइब तो होता है लेकिन ट्रांसलेट नहीं होता है। तो जीन के जैसे कि दो पोर्शन होते हैं, एक होता है दोस्तों एक्सोन, तो दूसरा जो पोर्शन होता है वो इंट्रोन होता है ना। तो एक्सोन प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, एक्सोन हमेशा प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, लेकिन इंट्रोन कभी भी ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता है। तो एक्सोन, इंट्रोन, वापस से एक्सोन, फिर इंट्रोन, फिर एक्सोन, फिर इंट्रोन, ऐसे होता है। तो जीन का भाग जो अनुलेखित तो होता है, मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन, आज एक बात बताओ, ये एक्सोन, इंट्रोन वगैरह जो हेट्रोजीनियस आरएनए बना है वो डीएनए बना है, तो डीएनए से बना है तो अनुलेखित तो हुआ है, परंतु जो अनुवादित ना हो, अनुलेखित हो लेकिन जो अनुवादित ना हो, तो दोस्तों उसको अपने कहते हैं इंट्रोन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। डीएनए की पेंटोज शर्करा तथा फॉस्फेट के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? तो हमेशा याद रखो, शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। आपने एक तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के बारे में सुना होगा न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, और एक आपने यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के बारे में सुना होगा। तो शर्करा और फॉस्फेट के बीच में, शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बनता है
वो डीएनए के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है दोस्तों? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर है? ना तो सल्फाइड बॉन्ड होता है, ना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ना ही कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्लियर? घूमते हुए रेप्लिकेशन फॉर्क के आगे कुंडलन के तनाव को हटाकर अकुंडन करने का कारण है। आप समझना, अनवाइंडिंग ड्यू टू रिलीज ऑफ कॉइलिंग टेंशन। समझना, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, डीएनए का खुलना ड्यू टू रिलीज ऑफ कॉइलिंग टेंशन। जब डीएनए के अंदर जो कॉइलिंग टेंशन होता है वो रिलीज हो जाता है तो डीएनए की अनवाइंडिंग हो जाती है। अहेड ऑफ मूविंग रेप्लिकेशन फॉर्क, घूमते हुए रेप्लिकेशन फॉर्क के आगे कुंडलन के तनाव को हटाकर अकुंडलन करने का कारण। तो कहने का इतना सा मतलब है कि जब डीएनए के अंदर जो कॉइलिंग टेंशन होता है वो कम हो जाता है तो डीएनए खुल जाता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड खुल जाते हैं, उसको अनवाइंडिंग हो जाती है। और याद रखना, कॉइलिंग के टेंशन को कम करने, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दो ही क्वेश्चन यहाँ पर बच्चे जो है वो गलती कर देते हैं, या तो अनवाइंडेज एंजाइम के अंदर गलती कर देते हैं या टोपोआइसोमरेज के अंदर गलती कर देते हैं। याद रखो दोस्तों, सुपर कॉइलिंग को, डीएनए के कॉइलिंग टेंशन को खोलने वाला, कॉइलिंग के टेंशन को कम करने वाला है ना, कुंडलन के तनाव को कम करने वाला जो होता है वो अनवाइंडेज नहीं होता है, वो हमेशा कॉइलिंग का जो टेंशन होता है उसको कम करने वाला जो होता है वो कौन होता है? टोपोआइसोमरेज होता है। कौन सा होता है दोस्तों? टोपोआइसोमरेज। इट इज टोपोआइसोमरेज। क्लियर है? कौन सा होता है? टोपोआइसोमरेज। सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल इज टर्मिनेटेड बाय, सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल इज टर्मिनेटेड बाय, मतलब आरएनए मॉलिक्यूल जो बन रहा है उसको रोकेगा कौन? तो आपने प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ा होगा दोस्तों। ट्रांसक्रिप्शन, प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन को जो शुरू करने वाला फैक्टर है वो सिग्मा फैक्टर होता है, और प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन को रोकने वाला, ट्रांसक्रिप्शन को जो रोकने वाला फैक्टर होता है वो कौन होता है? तो वो रॉ फैक्टर होता है। तो अल्फा गामा डेल्टा है रॉ फैक्टर, तो रॉ फैक्टर है ना। कौन सा होगा? रॉ फैक्टर। ये तीव्र कारक नहीं समझ में आए तो भी वो कौन सा होता है? रॉ फैक्टर। ज़्यादा कॉमन जो होता है वो रॉ फैक्टर ही होता है, आपको ये याद रखना है। तो रॉ फैक्टर, तो आरएनए मॉलिक्यूल के सिंथेसिस को रोकने वाला कौन होता है? रॉ फैक्टर होता है। अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स एट इनिशिएशन रीजन एंड एंड्स एट स्टॉप रीजन। देखो एक चीज़ मैं बता दूं, ट्रांसक्रिप्शन हमेशा प्रमोटर रीजन के ऊपर, उन्नायक के ऊपर तो शुरू होता है और समापक पर समाप्त हो जाता है। तो वो पूछ रहा है स्टार्ट एट इनिशिएशन रीजन एंड एंड्स एट स्टॉप रीजन, ऐसा कुछ भी हम लोग नहीं पढ़ाते हैं। स्टार्ट एट ऑपरेटर रीजन एंड एंड्स एट टीलोमेरिक एंड, ऑपरेटर क्षेत्र पर प्रारंभ और टीलोमेरिक क्षेत्र पर खत्म, ऐसा भी कभी नहीं पढ़ाया। स्टार्ट एट प्रोमोटर रीजन एंड एंड्स एट टर्मिनेटर, यस, हमेशा अनुलेखन की क्रिया प्रमोटर पर शुरू होती है, उन्नायक क्षेत्र पर शुरू होती है और समापक यानी कि टर्मिनेटर पर खत्म हो जाती है। थर्ड तो बिल्कुल परफेक्ट है ही। स्टार्ट एज सीसीए बॉक्स एंड एंड्स एट टाटा बॉक्स, नो। तो हमेशा ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया प्रमोटर पर शुरू होती है और टर्मिनेटर पर क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, एटीजी, एसीसी, एजीजी, एसीसी, सीसीए और एसीए, ये कुछ कोडोन्स की सीक्वेंस दे रखी है, ठीक है। अब आप जानते हो कि कोडोन ट्रिपलेट होता है और किसी न किसी अमीनो एसिड को कोड करता है। ट्रिपलेट जो होता है, कोडोन जो होता है वो ट्रिपलेट होता है और किसी न किसी अमीनो एसिड को क्या करता है? कोड करता है। अब वो कह रहा है कि ये जो अनुक्रम दे रखा है, सीक्वेंस दे रखा है, इसके अंदर ये जो पहला जो क्षार है, पहला जो नाइट्रोजन बेस है उसके अंदर उत्परिवर्तन हो गया, म्यूटेशन हो गया, तो क्या होगा? तो भाई पहला चेंज हो गया है, तो पहला चेंज हुआ है तो ये जो है वो किसी को कोड कर रहा था, किसी अमीनो एसिड को कोड कर रहा था। तो अब यहां पर जब ए चेंज हो गया है, एटीजी कोड के अंदर ए चेंज हो गया है, तो अब वो जो कोडोन है वो किसी अन्य अमीनो एसिड को कोड करेगा, है ना। लेकिन बाकी सब में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। अरे भाई ये जो ट्रिपलेट कोडोन थे, ये जिस अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं वो तो कोड करते रहेंगे, केवल चेंज कहाँ आएगा? फर्स्ट वाले में आएगा। तो अमीनो अम्लों के प्रकार तथा अनुक्रम में परिवर्तन होगा। चेंज इन टाइप्स एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, नो। चेंज इन फर्स्ट अमीनो एसिड ओनली, यस, केवल प्रथम अमीनो अम्ल में चेंज होगा, क्योंकि चेंज तो केवल ये हुआ है ना, तो प्रथम अमीनो अम्ल चेंज हो जाएगा, लेकिन बाकी के जो सीक्वेंस है वो तो चेंज हुई नहीं थी, तो वो ऐसा सच ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं, या एक अमीनो अम्ल कम।
याद रखना देयर विल बी चेंज इन फर्स्ट अमीनो एसिड, क्योंकि केवल जो कोडोन में चेंज आया है वो फर्स्ट वाले में चेंज आया है, और वो भी केवल एक नाइट्रोजन बेस में फर्स्ट वाले में चेंज आया है, तो बाकी सब में तो चेंज आने का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है HNRNA है। HNRNA क्या है? हाइड्रोन्यूक्लियर RNA? नो। होमोन्यूक्लियर RNA? नो। हेटेरोजीनियस RNA? हाँ, विषमांगी हेटेरोजीनियस RNA। और यूजफुल RNA, उपयोगी RNA, यूजफुल RNA? नो, ऐसा कुछ भी हमने नहीं पढ़ाया कि ये RNA जो होता है वो यूजफुल होता है। तो HNRNA जो है वो याद रखो क्या कहलाता है? हेट्रोजीनियस RNA कहलाता है। विषमांगी या हेट्रोजीनियस RNA कहते हैं उसको, थर्ड वाला सही होगा। सतत रूप से क्रियाशील जीन जो उत्तक स्तर पर नियमन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूअसली फंक्शनल जीन्स विच आर रेगुलेटेड ऑन द टिश्यू लेवल, सतत रूप से कंटिन्यूअसली विच आर फंक्शनल एंड विच आर रेगुलेटेड ऑन द टिश्यू लेवल, सतत रूप से क्रियाशील जीन्स, सतत रूप से क्रियाशील जीन जो उत्तक स्तर पर नियमन करते हैं उनको अपने क्या कहते हैं? गृह व्यवस्थापक जीन, हाउसकीपिंग जीन्स, लग्जरी जीन्स, माइल्ड जीन्स और जीन बैटरी। तो हमेशा याद रखना उनको हाउसकीपिंग जीन्स के नाम से जानते हैं। कंटिन्यूअसली फंक्शनल जीन्स विच आर रेगुलेटेड ऑन द टिश्यू लेवल, सतत रूप से क्रियाशील जो उत्तक स्तर पर नियमन करते हैं उनको अपने गृह व्यवस्थापक या हाउसकीपिंग जीन्स कहते हैं। कौन सा अमीनो अम्ल आनुवंशिक कूट ACU, ACC, ACA और ACG के लिए विशिष्टीकृत होता है, जो अफासिता दर्शाता है, डीजेनरेसी शो करता है? डीजेनरेसी का मतलब समझते हो? वन अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन्स। वन अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन्स, मतलब एक अमीनो एसिड एक से ज़्यादा कोडोन द्वारा कोड हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं? डीजेनरेसी। तो विच अमीनो एसिड इज स्पेसिफाइड बाय जेनेटिक कोड ACU, ACC, AC और ACG, मतलब ये जितने भी कोडोन दे रखे हैं किसको कोड करते हैं? तो आप लोग जेनेटिक कोड का जो टेबल है बनाया हुआ उसको देख लेना, मुझे आता है, मुझे याद है, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि ACU, ACC, ACA और ACG जो होते हैं वो थ्रियोनिन को कोड करते हैं। कहीं है क्या, दिख रहा है क्या? ये रहा, दे कोड फॉर थ्रियोनिन। तो 30 का जो आंसर है वो कौन सा है? 4th है। क्लियर? तो ये थे दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर, आणविक विज्ञान के ऊपर, और बहुत जल्दी मैं कुछ बायोलॉजी के और भी जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस लेकर आऊँगा। तो देखते रहिए, आज के लिए इतना ही।